ग्रेविटेशनल वेव्स की मदद से अब हमें यूनिवर्स के सबसे चमकदार एक्सप्लोजन्स में से एक का जवाब मिल गया। लाइगो के डेटा से यह पता चला कि उसकी वजह दो मैसिव ऑब्जेक्ट्स थे जो बहुत तेजी से एक दूसरे की तरफ स्पाइरल होकर टकराने वाले थे। लेकिन ग्रेविटेशनल वेव डेटा के मुताबिक दोनों ऑब्जेक्ट ब्लैक होल्स होने के लिए बहुत छोटे थे, मतलब वो ब्लैक होल नहीं कुछ और थे। वो ब्लैक होल्स नहीं बल्कि कोलैप्स्ड स्टार्स के बेहद डेंस कोर्स थे जिनका नाम है न्यूट्रॉन स्टार्स। एक न्यूट्रॉन स्टार तब बनता है जब एक मैसिव स्टार खुद में कोलैप्स हो जाता है। वो बहुत ज्यादा डेंस होता है क्योंकि वो असल में कोर का मास होता है जिसे बहुत छोटे रेडियस में कॉन्ट्रैक्ट किया गया होता है। जब डेंस न्यूट्रॉन स्टार्स एक दूसरे के पास स्पाइरल होते हैं तब ग्रेविटेशनल वेव सिग्नल तब तक बढ़ते जाते हैं जब तक वो टकरा नहीं जाते, जिसके बाद ग्रेविटेशनल वेव्स का एक बहुत बड़ा बर्स्ट रिलीज होता है। ये ब्लैक होल्स नहीं है, इसीलिए लाइट बाहर निकल सकती है। और अगर दो चीजों को बहुत तेज स्पीड से आपस में टकराया जाए तो उससे बहुत बड़े अमाउंट की एनर्जी निकलती है। ये वो एनर्जी है जो इनविजिबल ग्रेविटेशनल वेव्स भी हैं और विजिबल लाइट भी। क्या ये लाइट रहस्यमयी और बेहद ताकतवर गैमा रे बर्स्ट हो सकती है? ये कोलाइडिंग डेड स्टार्स गैमा रे बर्स्ट से किस तरह रिलेटेड हैं, जो कि असल में यूनिवर्स में होने वाले सबसे एनर्जेटिक एक्सप्लोजन्स होते हैं। न्यूट्रॉन स्टार्स की पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं जो गैस पार्टिकल्स और डस्ट को कैद कर लेती हैं। एक कोलिजन में ये बढ़ती हुई मैग्नेटिक फील्ड्स ट्विस्ट होने लगती हैं जिससे इनके अंदर की एनर्जी बढ़ती जाती है। मैटर के कई छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो इन तेजी से स्पिन होती हुई मैग्नेटिक फील्ड्स में फंस जाते हैं। वो इतनी तेजी से घूमने लगते हैं कि कुछ वक्त के बाद वो लाइट की स्पीड से एक बीम के रूप में बाहर शूट आउट होते हैं। ये बीम एक गैमा रे बर्स्ट होती है, पर उसे हमेशा डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। अगर बीम सीधा आपकी तरफ आ रही होती है तब आपको ये हाई एनर्जी इवेंट यानी गैमा रे बर्स्ट दिखेगा। अगर ये हमारी तरफ नहीं आई तो हम उसे मिस कर देंगे। खुशकिस्मती से ग्रेविटेशनल वेव्स इस काम में हमारी मदद कर सकती हैं। अब हमारे पास ग्रेविटेशनल वेव्स की मदद से ये सबूत है कि दो ऑब्जेक्ट्स के टकराव को ऐसे हाई एनर्जी इवेंट्स यानी गैमा रे बर्स्ट से रिलेट किया जा सकता है। गैमा रे बर्स्ट के बाद एस्ट्रोनॉमर्स को संदेह था कि मर्जिंग न्यूट्रॉन स्टार्स एक ऐसा ऑब्जेक्ट पीछे छोड़ जाते हैं जो इतना मैसिव होता है कि खुद में ही कोलैप्स हो जाता है, एक ब्लैक होल। पर ग्रेविटेशनल वेव डेटा में लाइगो साइंटिस्ट्स को एक और छुपा हुआ सिग्नल मिला। ग्रेविटेशनल वेव्स की एक अनोखी पल्स जो कोलिजन के ठीक बाद रिलीज हुई थी। इस इवेंट से निकली ग्रेविटेशनल वेव्स के सिग्नेचर से पता चलता है कि इन न्यूट्रॉन स्टार ने अपने पीछे एक ब्लैक होल तो नहीं छोड़ा है, बल्कि वो एक साथ मर्ज होकर एक बड़ा न्यूट्रॉन स्टार बन गए जो तेजी से स्पिन हो रहा था और जिसकी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड थी, और उन्होंने मिलकर एक मैग्नेटार को जन्म दिया। एक मैग्नेटार इस पूरे यूनिवर्स की सबसे शानदार चीजों में से एक है। मान लीजिए आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट का मास सन से कई गुना ज्यादा है। अब उसे मैनहट्टन जैसे एरिया से भी कम साइज में कंप्रेस कर लें और उसके बाद हजारों रेवोल्यूशंस पर मिनट पर रोटेट कर रहे हैं और उससे यूनिवर्स की स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। इस स्टार की मैग्नेटिक फील्ड्स में एटम्स को पेंसिल जितना स्ट्रेच करने की ताकत है। अगर आप इस स्टार के करीब 1000 किलोमीटर के दायरे में गए तो आपका नामो निशान मिट जाएगा। ग्रेविटेशनल वेव से हमें कोलिजन की वजह समझने का मौका मिलता है और साथ में यह भी कि इस कोलिजन के बाद आखिर इसमें क्या हुआ होगा। गैमा रे बर्स्ट के बाद हमें एक अजीब रेड क्लाउड दिखा
जो एक हेवी एलिमेंट के बनने का सबूत था। पहले कोलिजन के बाद थोड़ा बहुत वेस्ट मटेरियल बाहर की तरफ जा रहा था, पर फिर हाई एनर्जी न्यूट्रॉन्स इस मटेरियल से टकराए और उस पर हेवियर एलिमेंट्स एक के बाद एक बनने लगे। हमें गोल्ड दिखा, हमें पोटेशियम दिखा और हमने अपनी आंखों के सामने प्लूटोनियम बनते हुए देखा। यह बहुत बड़ी बात है। न्यूट्रॉन स्टार कोलिजन से बहुत बड़ी क्वांटिटीज में हेवी एलिमेंट्स बने। उसमें इतना गोल्ड और प्लैटिनम था जो अर्थ के मास के 10 गुना से ज्यादा था, जिससे एक पहेली सुलझ गई। हम जानते हैं कि सुपरनोवा एक्सप्लोजन से कुछ हेवी एलिमेंट्स बने होंगे, पर हमने सुपरनोवा के बारे में अब तक जितना जाना है वो ये है कि वो अक्सर नहीं होते और इससे वो पूरे यूनिवर्स में ये हेवी एलिमेंट्स बना सकते हैं। हमें जवाब मिल गया। आप अपनी वेडिंग रिंग के लिए जो गोल्ड चाहते हैं, आपकी ज्वेलरी में जो गोल्ड होता है, वो गोल्ड अर्थ पर बनने से पहले एक भयानक कोलिजन में बनाया गया होगा। ग्रेविटेशनल वेव्स और टेलीस्कोप्स के कॉम्बिनेशन से यह साबित हो गया कि न्यूट्रॉन स्टार कोलिजन्स प्रेशियस मेटल्स बनाते हैं और उनसे सुपर ब्राइट गैमा रे बर्स्ट्स होते हैं। जब आप ग्रेविटेशनल वेव सिग्नल और एक लाइट सिग्नल को मेजर करते हैं, जैसे कि गामा रे बर्स्ट, तब आपको कॉम्प्लिकेटेड फिजिकल प्रोसेसेस को सॉल्व करने का एक नया तरीका मिल जाता है। ये वैसा है जैसे कोई म्यूजिक वीडियो म्यूट करके देख रहे हो और फिर जब अचानक से वॉल्यूम ऑन करें तो वो बिल्कुल अलग ही एक्सपीरियंस होता है। कॉस्मोस के साउंड से सिर्फ कोलिजन्स का पता नहीं चलता। असल में हम ग्रेविटेशनल वेव्स की मदद से कॉस्मोस के सबसे बड़े रहस्यों को सुलझा सकते हैं। ग्रेविटेशनल वेव्स यूनिवर्स को जानने का एक नया तरीका है। उनसे अनजाने कॉस्मिक इवेंट्स का पता चलता है और उसकी तस्वीर और भी क्लियर हो जाती है। हर बार यूनिवर्स को जानने का एक नया तरीका खोज पाना अच्छी बात ही होती है, और ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट कर पाना एक ऐसा तरीका है जिससे कि हमें बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। इसकी मदद से एस्ट्रोनॉमर्स फिजिक्स के सबसे बड़े सवालों को सुलझा सकते हैं, जैसे ग्रेविटी की स्पीड क्या है और क्या वो यूनिवर्स की स्पीड से ट्रैवल करती है। हम साइंस में शुरुआत में ही एक चीज जान जाते हैं कि यूनिवर्स की एक स्पीड लिमिट होती है जो वैक्यूम में लाइट की स्पीड होती है, यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। सन की लाइट अर्थ तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लेती है। तो अगर सन गायब हो जाए तो हम अचानक से अंधेरे में नहीं डूब जाएंगे, पर उसकी ग्रेविटी की कमी को हम कितनी जल्दी महसूस करेंगे। जो चीज हम सबसे पहले नोटिस करेंगे वो होगी कुछ नहीं, सब कुछ नॉर्मल लगेगा, पर फिर सब अजीब लगेगा। तो अर्थ को उसके ऑर्बिट पर रखने के लिए कोई फोर्स नहीं होगा, जिसकी वजह से वो एक सीधी लाइन में ट्रैवल करते हुए स्पेस में चली जाएगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा, वो भी बहुत जल्दी। एल्बर्ट आइंस्टाइन के मुताबिक हमारा आसमान अंधेरे में डूब जाएगा और अर्थ डीप स्पेस की तरफ चली जाएगी। ये उनकी मशहूर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का बेस है, जिसे अब भी हमारे यूनिवर्स की कंप्लीट थ्योरी माना जाता है। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बहुत ही कमाल की थ्योरी है। ये हमारे लिए कई चीजें एक्सप्लेन करती हैं, जैसे ग्रेविटी। पर जब हम यूनिवर्स की बात करते हैं तो कई रहस्य सामने आ जाते हैं, कई चीजें जिन्हें एक्सप्लेन करना मुश्किल है। जिनमें सबसे ऊपर है हमारे यूनिवर्स के एक्सपैंड होने का रहस्य। कुछ बाहर की तरफ पुश हो रहा है जो इस एक्सपेंशन के रेट को लगातार बढ़ाता जा रहा है। एस्ट्रोनॉमर्स ने इसे डार्क एनर्जी का नाम दिया है।
यह हमारे यूनिवर्स की एनर्जी का 70% है। आइंस्टाइन के यूनिवर्स के मॉडल्स को चलने के लिए डार्क एनर्जी चाहिए, पर हमें नहीं पता वो क्या है। डार्क एनर्जी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए, और वो उस चीज का एग्जाम्पल है जो हमारी समझ के परे है। इसलिए लोग बेहतर थियरीज की तलाश कर रहे हैं, वो जो आइंस्टाइन की थियरी जैसी हैं पर उससे थोड़ी अलग हैं और उन चीजों को समझाती हैं जिन्हें हम नहीं जानते। डार्क एनर्जी को नई थ्योरी ऑफ ग्रेविटी से समझा जा सकता है, जिसमें ग्रेविटेशनल वेव्स की स्पीड ऑफ लाइट से अलग है। कुछ अलग और नई नॉन आइंस्टाइनियन थियरीज भी हैं जो स्पेस का स्ट्रक्चर बताती हैं, जिनमें डार्क एनर्जी की जरूरत नहीं है। जैसे कि अगर ग्रेविटी स्पेस टाइम के थ्रू लाइट की स्पीड से ट्रैवल नहीं करती, तो आपको ऐसे मॉडल्स मिलेंगे जिनमें डार्क एनर्जी की जरूरत नहीं है। ये इस प्रॉब्लम का बहुत ही सिंपल और बहुत ही कमाल का और साथ ही क्लीन सॉल्यूशन है। आइंस्टाइन और डार्क एनर्जी की थ्योरी को हटाने के लिए लाइट और ग्रेविटी की स्पीड्स अलग अलग होनी चाहिए। हम लाइट की स्पीड तो जानते हैं, पर हम ग्रेविटी की स्पीड कैसे जाने? स्पीड ऑफ ग्रेविटी जानने के लिए हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जिसमें ग्रेविटेशनल वेव्स और लाइट दोनों निकलते हों। कोलाइडिंग न्यूट्रॉन स्टार्स, जिन्हें लाइगो ने 2017 में डिटेक्ट किया, इस सॉल्यूशन का हिस्सा हैं। उस टक्कर में रोशनी की चमक के साथ साथ ग्रेविटेशनल वेव्स भी निकली थीं। पर यूनिवर्स ने छोटा सा बदलाव किया। लाइट सिग्नल ग्रेविटेशनल वेव सिग्नल के 1.7 सेकंड बाद आया। क्या इसका मतलब ग्रेविटेशनल वेव्स की स्पीड लाइट की स्पीड से थोड़ी ज्यादा है?